बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 हफ्तों के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। चकवाल की जो सियासत है वो हमेशा से सरदार और एंटी सरदार अब्बास धड़ों के दरमियान में घूमती रही है। तो हमने एक इंटरव्यू किया था साबिक़ वफाकी वज़ीर मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल का, और उस इंटरव्यू के बाद चकवाल की सियासी सूरत हाल काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी है। इस दौरान हमने कोशिश की कि सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब का भी इंटरव्यू किया जाए, लेकिन वो अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से हमें टाइम नहीं दे सके। बहरहाल यूँ ही हमारा उनसे जब भी कोई इस किस्म का जब भी वक्त तय हुआ, उनके ख़यालात ज़रूर आप तक पहुँचाए जाएंगे। इस दौरान हमने एक इंटरव्यू सूबाई वज़ीर आज़ा यासिर सरफराज साहब का भी किया था, जो आपने बहुत पसंद भी किया। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, उनका जो तारफ़ है वो मैं क्या करवाऊँ। उन्होंने अपनी जो सियासत है वो 2000 से शुरू की है, और उनका एक मुअस्सर ग्रुप और धड़ा जो है वो घड़ियाल मरकज़ की सियासत में बहुत भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा कर रहा है। चौधरी अमजद हसन अली एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ ऐसी गुफ्तगू करेंगे और ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि जो सरदार ग़ुलाम अब्बास के लोग हैं, जो उनके करीबी दोस्त हैं, वो अब उनका आगे फ़ैसला क्या होगा। वो नून लीग में तो आगे, यहाँ पर अब उन्हें सख्त मज़ामत का भी सामना है। तो मैं सबसे पहले चौधरी अमजद साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो मैं अपने सवाल का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आप सियासत में कैसे आए और आपकी जो सियासी ज़िंदगी है उसके बारे में हमें थोड़ा सा आगाह करें। वालेकुम अस्सलाम बलोच साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी गोनागो मसरूफियात में से वक्त निकाला और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ इस लिहाज से आवाम के सामने पेश कर सकूँ। बलोच साहब, मैंने अपनी पॉलिटिकल ज़िंदगी का आगाज़ आलमोस्ट अपने कॉलेज के टाइम से शुरू किया। 1990 में मैं चकवाल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया तो पहले ही साल मैं यहाँ पे मुस्लिम लीग का कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। फिर उसके बाद तकरीबन 2.5 साल तक मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तौर पे मुस्लिम लीग नून के अपने दोस्तों को इकट्ठा करके, काजी अब्दुल अजीज़ ज़ियाद साहब, राजा अमजद साहब और हमारे साथ काफ़ी अच्छे दोस्त थे, एक टीम थी और हम काम करते रहे। वो दौर था जनाब मेजर सलीम असगर साहब का, जब वो चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, और जनरल मजीद साहब वफाकी वज़ीर थे। तो हमने उस वक्त भी काम किया, एज अ स्टूडेंट एक वर्कर के तौर पे काम किया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते फिर लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हुई, और 2001 में मेरे मामू चौधरी फ़कीर मोहम्मद साहब, जिनकी सारी कंपेन में मैंने एक शाना बशाना उनके साथ रहा, और वो अल्लाह के शुक्र से एक नाज़म इलेक्ट हुए यूनियन काउंसिल चाकुमरा के। फिर 2005 में मैंने ख़ुद अपने आप को आवाम के सामने पेश किया, और अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई और दोस्तों की मोहब्बत और प्यार से, और सरदार अब्बास साहब की शफ़क़त क्योंकि मेरे साथ थी, उसी ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ था, तो मैं यूनियन नाज़म इलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद 5 साल तक मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर मुख्तलिफ़ कमेटीज़ थी, और बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जो कमेटी उसका मैं कन्वीनर रहा। इसी तरह रोड्स की जो कमेटी थी उसका मैं मेंबर रहा। तो 5 साल तक आवाम की हमने खिदमत की, और उस वक्त के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप स्टेडियम, इसी तरह जो आपका कम्युनिटी सेंटर है, और बड़े बड़े जो इस किस्म के जो मामलात थे उनकी निगरानी का शर्फ भी मुझे हासिल हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें काफ़ी कामयाब रहे और एक बड़ी फेयर तरीके से हमने वो मामलात आगे चलाए। चौधरी साहब, अभी आपने अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसके बारे में जब बताया है, तो उसके अंदर आपने जिस शख्सियत का नाम लिया है सरदार ग़ुलाम अब्बास, तो आपने उनके साथ 5 साल काम भी किया है। तो आप क्या समझते हैं कि उनका जो उनसे आपने क्या कुछ सीखा है? मैं आपको वेरी ऑनेस्टली बताऊं कि मैं जब नाज़म बना तो शायद दूसरा या तीसरा दिन था, तो हमारी चकवाल शहर में एक मीटिंग थी जो हमारे इलेक्ट हो गए थे नाज़म उन सब की। तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि सरदार साहब ने मुझे अलहदा बुला के तो मुझे एक बात कही थी कि आप मेरे बच्चों और भतीजों की तरह हो, तो मैं आपको एक नसीहत करता हूँ कि आपने थाने कचहरी की सियासत से दूर रहना है, आवाम की खिदमत करनी है, लोगों को मुस्बत अंदाज में लेके चलाना है।
ये नहीं करना कि लोगों के खिलाफ पर्चे और इस किस्म के मामलात नहीं होने चाहिए। अगर ख़ुद को इससे बचा के रखोगे तो इंशाल्लाह तुम पॉलिटिक्स में कामयाब हो। तो अभी आप देख रहे हैं कि आप लोग एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं जी। तो क्या एक जो लीडर होता है उसको पार्टियां बदली करनी चाहिए? बलोच साहब, सवाल आपका अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, लेकिन हालात वाक़यात जो होते हैं वो बाज़ औक़ात इंसान को मजबूर करते हैं और ये चीज़ें होती हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ गलतियाँ हमारे ग्रुप की हैं, लेकिन सारी गलतियों का बोझ अब हमारे ऊपर नहीं डाल नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें कि मैं जिस दिन से सरदार साहब के साथ शामिल हुआ, आलमोस्ट 2001 से हम इकट्ठे चल रहे हैं, हमारे उस दोस्तों के ग्रुप ने आज तक जहां भी हम गए, जिसके साथ भी हम खड़े हुए, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमने हर उस शख्स के लिए जिसके साथ हम खड़े हुए हमने उसकी बेहतरी के लिए सोचा। हाँ, अगर किसी ने हमारी बेहतरी के लिए नहीं सोचा या जहाँ पे हमने महसूस किया कि यहाँ पे हमारे लिए जगह नहीं है और यहाँ पे हमारा मुनासिब नहीं है कि हम यहाँ पे मज़ीद अपना वक्त ज़ाया करें, तो वहाँ पे यकीनन हमने अपना इरादे अपने जो है वो चेंज किए दोस्तों की मशावरत से। लेकिन जो एक स्टिग्मा लगाया जा रहा है हमारे ऊपर कि हमने इतनी पार्टियां चेंज की, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पूरा आप उठा के देख लें तो शायद कोई एक या दो पॉलिटिशियन होंगे जो अपनी जगह पे वहाँ पे रहे, और वो भी किसी मजबूरी की वजह से रहे। अदरवाइज़ ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन एक बात हमारे पार्ट के ऊपर आज भी मैं अलाल ऐलान ये कहता हूँ कि कोई बंदा ये साबित कर दे कि सरदार साहब ने किसी के साथ ज़्यादती की, कोई बंदा ये साबित कर दे कि सरदार अब्बास साहब ने करप्शन की, उनके दोस्तों ने करप्शन की या उन्होंने किसी के साथ ज़्यादती की, तो आप बेशक मुझे पकड़ सकते हैं। चौधरी साहब, वो तो बात ठीक है करप्शन की या नहीं की, लेकिन ये जो सवाल बार बार पैदा हो रहा है कि अब आपका जो ग्रुप था वो इन 10 सालों में काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। तो मुझे ये बताएं कि जो दोस्त आपसे अब अलग हो चुके हैं वो उनको वापस अपने साथ लाने के लिए इसके ऊपर आपका ग्रुप अब क्या स्ट्रेटजी बना रहा है? बलोच साहब, जहाँ तक बात है दोस्तों के अलग होने की, तो दोस्त वो होता है जो अलग नहीं होता। इसलिए अगर कोई हमारे 2-3 अगर कोई ऐसे दोस्त हैं भी जो किसी मजबूरी की वजह से या कुछ हालात की वजह से अगर कोई थोड़ी अगर बीच में दूरियां आई हैं, तो इंशाल्लाह एक वो वक्त और बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि वो इंशाल्लाह हमारे साथ खड़े होंगे। दूसरी बात, ग्रुप की कमज़ोरी की आप बात कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर ग्रुप कमज़ोर हुआ। मैं यकीन मानिए अपने तजर्बे की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि ग्रुप हमारा कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि सरदार गुलाम अब्बास साहब के चाहने वालों में इजाफा हुआ और इंशाल्लाह दिन ब दिन उसमें इजाफा होगा। उसकी एक ही सिर्फ वजह है कि उनके साथ मैंने काम किया। मैं इस बात को यकीन मानिए कि अपने दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि सरदार गुलाम अब्बास साहब जैसा पॉलिटिशियन चकवाल में कोई नहीं। अरे चौधरी साहब, अभी आप कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो अभी भी हमारे साथ हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ये प्रोपेगेंडा है कि जो सरदार साहब के साथ अब भी लोग खड़े हैं, बल्कि वो अभी जो कोटचौधरिया में जिस दिन सरदार साहब मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं, तो एक बाद में ये तस्वर उभरा है कि कुछ लोग जो वहाँ मौजूद थे वो भी सरदार गुलाम अब्बास के साथ नहीं हैं। ये आप क्या समझते हैं, ये प्रोपेगेंडा है और ये किस तरफ से प्रोपेगेंडा है? सर, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। तरफ वाली बात मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हम इससे पहले जब पीटीआई में रहे तो हमारी तरफ से कभी भी किसी के बारे में हमारे दिल में ये बात नहीं आई कि फ़लाँ बंदे के बारे में हमने ये सोचना है। कोई नेगेटिव थिंकिंग कभी हमारे जहन में नहीं आई। आज हम मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं। बिल्कुल कतन मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से किसी ने कोई ऐसी बात चलाई या पीटीआई के अंदर से किसी ने ऐसी बात चलाई। अगर किसी बंदे ने ऐसी बात चलाई है तो वो यकीनन उस शख्स ने हमारे साथ नहीं, अपने आप के साथ ज़्यादती की है। क्योंकि आप अगर किसी के बारे में गलत राय कायम करेंगे, आप अगर किसी के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करेंगे, तो मेरा तो ये ईमान है कि वो बंदा खुद अपनी ज़ात के बारे में वो प्रोपेगेंडा कर रहा होता है। दूसरे को तो आपके वो प्रोपेगेंडे जो हैं वो ऊंचे ही उड़ाते हैं। मेरे तो ख्याल में मैंने तो जो सीखा है वो यही सीखा है। चौधरी साहब,
नून लीग में एंटी सरदार धड़ा मौजूद है। 2015 में जब आप लोग शामिल हुए थे तो बल्दियाती जो इलेक्शन हुए थे उसमें आपने देखा था कि उस धड़े ने मुकम्मल तौर पर अंदर से ही मुकाबला किया था। तो अभी जो बातें जो आप पिछले दिनों तो आपने देखा होगा कि ढाब कलां में भी एक एंटी सरदार धड़े का इकट्ठ हुआ था। तो ये हालात बता रहे हैं कि आपके लिए इतना सरवाइव करना नून लीग में मुश्किल नहीं होगा? बलोच साहब, कुछ चीज़ें बज़ाहिर और होती हैं, अंदर से और होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं, क्योंकि मेरा अपना तलक ढाब से है और जिस घर के अंदर वो इकट्ठ था वो घर भी मेरा अपना ही घर है। हम आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, एक हमारी फैमिली है। वहाँ पे जो इम्प्रेशन बाहर दिया गया कि वहाँ पे एक एंटी सरदार धड़े का इकट्ठ हो रहा है, वहाँ पे कतन ऐसी सिचुएशन नहीं थी। बल्कि वहाँ पे जनरल मजीद साहब और मेजर साहब के हम ख्याल दोस्तों का एक इकट्ठ था, जिन्होंने आपस में इजहार ख्याल किया, इजहार राय किया एक दूसरे के सामने कि हमें इस सिनेरियो में कैसे आगे चलना है। और ये राइट है, हर बंदे का जारी बात है, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। सियासत के अंदर ये बातें होती रहती हैं, लेकिन कतन उसमें ये नहीं है कि वो ग्रुप कोई मुस्लिम लीग को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया या कोई हमारे साथ किसी मुखालफत की वजह से उन्होंने ऐसा किया। मेरे ख्याल में ऐसी बात कोई नहीं है, क्योंकि जब हम उन सब को साथ लेके चलने को तैयार हैं और हम गैर मशरूत तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हुए हैं, तो जो भी आदमी, खा वो मेजर ताहिर इकबाल साहब हों, खा वो मंसूर एजाज टम्मन साहब हों, या हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैदर सुल्तान साहब हों, जनाब तनवीर असलम सेती साहब हों, मलिक सलीम इकबाल साहब हों, या मलिक शहरयार साहब हों, जो भी हों, इसी तरह जो सैदन शाह के अंदर जनाब राजा अजमत हयात साहब की फैमिली है वो हों, तो सब के सब मेरे ख्याल के मुताबिक सब इंशाल्लाह इन फ्यूचर इकट्ठ किया कि कोट चौधरिया में पिछले दिनों एक इकट्ठ हुआ था और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो सरदार साहब के साथ हकीकत में नहीं हैं। तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो बिल्कुल सरदार साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बल्कि काफ़ी सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं कि जो वहाँ पे जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे हमने एक तो दावत ही बड़ी सिलेक्टिव सी थी और बड़ा शॉर्ट टाइम के नोटिस में हमने वो सारा कुछ वहाँ पे इकट्ठ किया था। उसके बावजूद आप इस बात के शायद ऐनी शायद हों कि वहाँ पे उस हवेली के अंदर जगह कोई नहीं थी मज़ीद बनाऊंगी। इतने दोस्त अल्लाह के शुक्र से 24 घंटों के एक बड़े शॉर्ट से नोटिस से वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो अभी चौधरी साहब ये ख़बर है कि सरदार ग़ुलाम अब्बास और सरदार आफ्ताब अकबर के दरमियान में कोई नाराज़गी चल रही है। तो अभी ताज़ा तरीन ये ख़बर भी आ रही है कि अब इस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए कुछ उनके करीबी दोस्त जो हैं वो भी मुतहरक हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये नाराज़गी क्या है और ये नाराज़गी अब वाकई ख़त्म होने वाली है? सर, पहली बात तो ये है कि उनके दरमियान कोई नाराज़गी हो नहीं सकती। हो इस वजह से नहीं सकती कि उनका आपस में रिश्ता एक एहतराम का रिश्ता है। और मैंने जब भी देखा सरदार आफ्ताब साहब को सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब की इंतहाई इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हुए देखा, सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब को सरदार आफ्ताब अकबर साहब से इंतहाई अच्छे अंदाज में ट्रीट करते हुए देखा। पॉलिटिकल बाज़ औक़ात छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल इख्तलाफ है भी तो अल्लाह मेहरबानी करेंगे, इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा कि सब इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। तो अभी चौधरी साहब ये जो आगे बल्दियात आ रहा है, तो इस हवाले से अब आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी कि आप लोग जो सरदार ग्रुप है वो तो अब सरदार साहब ने कहा है कि वो ख़त्म हो गया, तो अब मुस्लिम लीग नून में आप लोग शरीक हैं, तो जो आपका धड़ा है वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बात करूं अपनी यूनियन काउंसिल के हवाले से। हमारी यूनियन काउंसिल में क्योंकि वहाँ पे जो सरदार साहब के दोस्तों में है वो मैं और फ़कीर मोहम्मद साहब हम लीड कर रहे हैं और बाकी हमारे साथ हमारे जो दोस्त हैं मेहरबान हैं, तो मैं तो ख़ुद वॉलंटियर हो के इस बात को यहाँ आपके सामने इसका इजहार कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ पे मौजूद मुस्लिम लीग नून के जो हमसे पहले जो वहाँ पे धड़ा था, कोई हमारे आपस में इख्तलाफात नहीं है।
हम कम से कम उनके साथ ज़रूर चलने को तैयार हैं, उनके पीछे चलने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद और हमारा मेन जो एक मिशन है वो यही है कि जहाँ पे हों उस पार्टी को स्ट्रांग करें, उन दोस्तों को स्ट्रांग करें। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी यकीनन मेरी आज तक जितनी भी सरदार साहब के साथ मीटिंग्स हुई, दोस्तों के साथ जो मीटिंग्स हुई, वहाँ पे हमारी आपस में यही डिस्कशन हुई है कि हम गैर मशरूत तौर पे शामिल हुए मुस्लिम लीग नून में, और अब हम अपनी लीडरशिप मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब या जो भी लीडरशिप का डिसीजन होगा तो उसके इंशाल्लाह हम पाबंद होंगे। कोई हमारा अपना उसमें ज़ाती फैसला इंशाल्लाह नहीं होगा। तो चौधरी साहब, ये जो आपका जो ग्रुप है, इसके अंदर जो फैसले होते हैं वो आप लोगों के ऊपर ठोंसे जाते हैं कि या मुशावरत से तमाम फैसले होते हैं? कतन नहीं ठोंसे जाते हमारे ऊपर। ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि सरदार साहब फैसला करके दोस्तों के ऊपर ठोंस देते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा आपस में दोस्तों का एक ग्रुप ही इस किस्म का है कि मैं तो अक्सर वहाँ पे ये कहता हूँ कि हमारा ये पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, बल्कि हमारा एक बिरादरी ग्रुप बन गया है। और हम सरदार साहब जो भी फैसला करते हैं हम बिल्कुल हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर होती है कि उस फैसला करने से पहले दोस्तों की राय ली जाती है, दोस्तों की तनकीद सुनी जाती है, और उस तनकीद को सुनने के बाद बामी मुशावरत से फिर एक फ़ैसला किया जाता है, और उस फैसले पे फिर हम सारे दोस्त जो हैं वो डट जाते हैं। ठीक हो गया। जी साहब, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह एडवोकेट भी हैं जी। और 29 जनवरी को बार के फंक्शन में आपके वालिद साहब ने वहाँ पे स्पीच की है, काफ़ी मेरी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपका जो ये वकालत का जो है, वकालत और सियासत, इन दो चीज़ों को आप मैनेज कैसे करते हैं? सर, पहली बात तो ये है कि मैं वकालत और सियासत दोनों अपने शौक़ से कर रहा हूँ। ठीक है। न मैं सियासत में मजबूरी से आया, न मैं वकालत मजबूरी के साथ कर रहा हूँ। मेरा सियासत में भी मकसद आवाम की खिदमत है, दोस्तों की खिदमत है, और वकालत के अंदर भी आप यकीन जानिए कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं वो इस चीज़ के यकीनन गवाह होंगे कि मैंने पैसे का लालच किए बगैर हमेशा अपने क्लाइंट के मफादात को तरजीह दी, अपने क्लाइंट की जहाँ तक हो सकी उसके लिए फ़ाइट किया, लेकिन उनको ये साथ साथ ज़रूर समझाया कि ये बात आपके लिए अच्छी है, ये बात आपके लिए बुरी है, आप अपना वक्त इन मामलात पे ज़ाया न करें। और मैंने हमेशा इस प्रोफेशन को इबादत के तौर पे किया। तो चौधरी साहब, ये आप क्या समझते हैं, चकवाल का सबसे बड़ा मसला क्या है, लोगों का मसला क्या है? चकवाल का सबसे बड़ा जो मसला है जी, वो तो वही मसला है जो पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है, और वो मसला है इस वक्त महंगाई। महंगाई ने गरीब आदमी और सफ़ेद पोश आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। आए दिन का पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा होना, आए दिन अशिया खुर्दो नोश्त में इजाफा होना, आए दिन लोगों के बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है बजाय इसके कि उनको रोज़गार मुयसर आता। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क में मसला बन चुका है। लेकिन चकवाल के अंदर इन मसाइल के साथ साथ और बहुत से मसाइल ये हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क तो बना दिया गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो पार्क सिर्फ़ और सिर्फ बाहर से देखने के लिए बनाया गया, वो पार्क खोला क्यों नहीं जा रहा? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पार्क, वहाँ पे पोजीशन ये हो गई कि आवारा कुत्ते उसके अंदर फिर रहे होते हैं। अलाइड पार्क की आप बात कर रहे मैं अलाइड पार्क की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे गंदगी के ढेर पड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जिम्मेदारी होती है जो आपकी इंतज़ामिया उसकी। तो इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। लोग ऑलरेडी इस कोरोना की वजह से इतनी ज़हनी तौर पे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। तो अगर ऐसे तफरीही मकामात उनको मैसर नहीं होंगे, अगर उनको एक ओपन फ़ज़ा मैसर नहीं होगी, फिर इसके साथ साथ एक और हमारे सबसे बड़ा जो मसला बन गया है वो है स्ट्रीट क्राइम्स का, कि चकवाल के अंदर स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो गए। पिछले दिनों यहाँ पे ताजर तंजीमों के साथ मिल के और शहरी हकूक़ी तंजीमों के साथ मिल के मैंने भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, मैंने वहाँ पे डिबेट भी की, मैंने इस टॉपिक के ऊपर मैं वहाँ पे बोला भी कि हमारी इंतज़ामिया को इस साइड पे कम अज़ कम इतना ध्यान तो दें कि लोगों को
अगर आप और कुछ नहीं तो कम से कम उनको तहफ़्फ़ुज़ तो फराम हो। एक बहन बेटी अगर रोड के ऊपर चल रही है तो उसका पर्स या उसके पैसे या जो भी उसके पास कोई ज्वेलरी वगैरह है वो उसकी महफूज हो। तो यहाँ पे आए रोज़ कोई ना कोई दुकानें लूटी जा रही हैं, घर लूटे जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इंतज़ामिया को इस साइड पे थोड़ा सा सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी अमजद हसन अली एडवोकेट साहब।